गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाभिमान एकेडमी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स के बारे में और जो फर्स्ट यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस उसके बारे में देखेंगे। उसमें जो कुछ एक चीज़ें हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। सो उसको स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें अगर बिजनेस इन्वायरमेंट की, सो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? एज पर डेफिनेशन, द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other external forces that directly or indirectly affect the operations of an organization or business is called business environment. For example, clients, suppliers, competitors, technological changes, laws and government rules, markets, social and economic ट्रेंड्स एटसेट्रा। सो इसको अगर हम समझे, सो देखो बिजनेस क्या होता है, हमें पता है ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट ओरिएंटेशन के पर्सपेक्टिव से चलाई जाती है उसे बिजनेस कहते हैं। और इन्वायरमेंट होता है द सराउंडिंग्स, जो हमारे चारों तरफ जो भी सराउंडिंग है हमारी उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। सो जब कोई बिजनेस रन होता है उसके चारों तरफ जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं बिजनेस के ऑपरेशन को, उसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। और बिजनेस जब भी होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे क्लाइंट्स हैं या कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, सप्लायर्स या प्रोड्यूसर जिसको कहते हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, गवर्नमेंट के लॉज हैं यानी कि लैंड ऑफ लॉज हैं, मार्केट्स हैं या सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं। तो ये सारे मिला के जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं उन्हें हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है। देन हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की, कि बिजनेस जो इन्वायरमेंट है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन सिस्टम एंड continually interact with its environment. It takes input as raw material, capital, labor and energy from the environment, process them into final goods and then supply the final goods to the consumer or the environment. So देखो इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट की, कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो ओपन सिस्टम होता है और जो कॉन्टिन्यूअली इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से बिजनेस में इनपुट्स आते हैं जैसे रॉ मटेरियल, कैपिटल, लेबर एंड एनर्जी एक्सेट्रा। ये सारी चीजें इन्वायरमेंट से आती हैं बिजनेस में। बिजनेस इनको प्रोसेस करता है, फाइनल गुड्स रेडी करता है और देन ये सप्लाई कर देता है इन फाइनल गुड्स को बैक टू कंज्यूमर्स और द इन्वायरमेंट। ठीक है। सो ये बिजनेस की इंपॉर्टेंस है। एक साइकिल है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट का। जो इनपुट है वो इन्वायरमेंट से आते हैं, बिजनेस उनको प्रोसेस करता है और इन्वायरमेंट ही उसको कंज्यूम करता है। ठीक है। सो ये बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस है। देन अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की, सो देखो इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिटर्मिनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो क्या पता लगता है हमें बिजनेस इन्वायरमेंट से कि हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट हैं। जैसे स्वॉट एनालिसिस आपने देखा होगा, नहीं आएगा तो आगे जब भी नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा स्वॉट एनालिसिस, वी विल डिस्कस इट देयर। सो स्वॉट मैं आपसे बता देता हूँ स्वॉट क्या होता है, कि जो भी बिजनेस होता है उसको अपनी चार चीज़ें पता होनी चाहिए: स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है। सो इसमें जैसे डिटर्मिनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, ये हमें इन्वायरमेंट से पता चलता है। देन बिजनेस इन्वायरमेंट गिव्स डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। बिजनेस की ग्रोथ के लिए डायरेक्शंस जो है वो बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। देन कॉन्टिन्यूस लर्निंग, अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप बिजनेस को सस्टेन करना है तो आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ेगी। इमेज बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग अगेन जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें हमारी इमेज कैसी है। मीटिंग कंपटीशन, जो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड डिफरेंट जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनका मुकाबला करना। देन आइडेंटिफाइंग फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जो स्वॉट एनालिसिस की बात हमने पहले की। सो ये सारी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंसेस हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से हम इन सारी चीज़ों का पता चलता है। देन अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, बेसिस ऑफ डिसीजन।
helpful in making of policies, technological planning, and survive in the business. So knowledge of information, जितनी भी information है उनके बारे में हमें environment से पता चलता है. Basis of decisions, जो भी decision make करने हैं कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमें इन्वायरमेंट से मिलती है. फॉर एग्जांपल कि अगर कोई जो हमारे क्लाइंट हैं उनका कोई टेस्ट चेंज हो गया है, ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि कभी किसी चीज़ की डिमांड बहुत अधिक होती है, फिर लोग स्विच कर जाते हैं कि ये आउट फैशन हो गया, आउटडेटेड हो गया, अब नए की तरफ चलते हैं. सो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मार्केट से मिलती है, उसी के बेसिस पे डिसीजन बनाए जाते हैं. देन जो ये इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग पॉलिसीज. ठीक है, पॉलिसीज जो होती है वो इंटरनल इन्वायरमेंट है, क्योंकि पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, और जो पॉलिसीज बनती हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से बनती है. दैन टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग, यानी कि कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं तो उनके बारे में प्लानिंग करना. और सर्वाइव इन द बिजनेस, जो मेन है कि जो भी हम आपका बिजनेस है उसको सर्वाइव करना, ये सारे ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट. देन हम बात करें फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फैक्टर हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के. सो इसमें जैसे हम बात करें 8 मेन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, जैसे डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, एजुकेशनल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. अब ये होते क्या है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करें. देखो, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक का अर्थ होता है जनगणना, जनसंख्या, यानी जनसंख्या से संबंधित, जनगणना से जो जनसंख्या है, हमारे जो लोग हैं वो उनसे संबंधित जो स्टडी होती है उसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं. तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट यानी कि रिलेटेड टू पॉपुलेशन. ठीक है. अब कॉमन जो टेंडेंसी क्या है हमारी एक तरह से सोचने की, कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर हमारा बिजनेस चलेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की. सो बिजनेस जो है वो ज़्यादा जनसंख्या में ज़्यादा चलेगा, कम जनसंख्या में कम चलेगा. ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई हमारे. लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर भी है, जैसे अगर हम बात करें हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यानी कि पश्चिमी कंट्रीज जो हैं, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे एक ट्रेंड होता है, यूज एंड थ्रो का ट्रेंड. यूज एंड थ्रो का ट्रेंड का क्या अर्थ है, यानी कि जो भी चीज़ खरीदी गई उसको यूज़ किया, जैसे वो डिटेरियोरेट हो गई, ख़राब हो गई, तो उसके जगह जो है वो दूसरी चीज़ खरीद ली. यानी कि वहाँ रिपेयर का काम जो है वो ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है, रिपेयर का काम ज़्यादा नहीं होता है. सो उन कंट्रीज में क्या है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का कैसा रहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छा स्कोप है, बट जो रिपेयर शॉप है उनमें जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो ऑलमोस्ट नील हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो ट्रेंड ही नहीं है कि सेकंड हैंड चीज़ को थोड़ा रिपेयर करवा के खरीद लिया जाए. ठीक है. सो ये हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को कंसिडर करने होते हैं. फर्स्ट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ बिजनेस के ग्रो करने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, कम जनसंख्या में कम होते हैं. और दूसरा फैक्टर होता है जो लोगों का बिहेवियर है, कि यानी कि अगर वो ओल्ड चीज़ों में प्रेफर नहीं करते हैं पुरानी चीज़ों को खरीदने की, रिपेयर करवाने की, तो वहाँ रिपेयर वाला जो काम है वो कम हो जाएगा, बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहाँ पे बूम करेगी. देन सेकंड, अगर हम बात करें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो कंट्री है उसका इकोनॉमी सिस्टम जो है वो कैसा है. ठीक है. देखो, मेनली जो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हम बात करें मार्केट जो डिमांड एंड सप्लाई पे वो बेस्ड होता है, और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ये चीज़ रहती है कि वो डिमांड जो है उसकी पूर्ति, यानी कि सप्लाई कौन कर रहा है. सो आपने डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स पर इकोनॉमीज पढ़ी होंगी, जैसे कैपिटल इकोनॉमी, या फिर जिसको हम जो सेकंड इकोनॉमी होती है हमारी, है ना, सोशलिज्म, जिसमें गवर्नमेंट का रोल रहता है ज़्यादा. एंड थर्ड जो होता है हमारा, वो होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी. तो अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, जिसमें जो बिजनेस रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो मार्केट अपने ऊपर अपने आप लेता है. जबकि जो हमारे जो सोशलिस्ट सिस्टम्स होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसको आप बोलते हैं,
कैपिटलिस्ट मीन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग का काम करती है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कितनी प्रोड्यूस करनी है, कहाँ प्रोड्यूस करनी है, किसके लिए प्रोड्यूस करनी है। ये सारे डिसीजन जो होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं। और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे इंडिया में है, यानी कि दोनों को ही कंसिडर किया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी यानी मार्केट को भी प्लस गवर्नमेंट को भी, यानी सो इसमें सोशलिस्ट और जो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है दोनों के गुण होते हैं। सो ये भी एक इन्वायरमेंट है जो बिजनेस को बहुत अधिक प्रभावित करता है कि उस लोकेशन में, उस कंट्री में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। देन हमारा तीसरा पॉइंट आता है जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सो बेसिकली जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कि उस पर्टिकुलर कंट्री में की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं और वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उस बिजनेस के लिए कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉटन इंडस्ट्री की, इंडिया के अंदर अगर हम एक एग्जांपल से समझें इसको, तो जैसे हम हिमाचल प्रदेश में हैं, तो हिमाचल प्रदेश में ब्लैक सॉइल नहीं होती है, यानी कॉटन यहाँ पे नहीं होती है। बट वहीं जो कॉटन है वो गुजरात और महाराष्ट्र में मेनली होती है। अब अगर कोई कॉटन इंडस्ट्री का बिजनेस सेटअप हो जाता है या करने किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो वो उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ही नहीं। उसके लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही इतनी बैठ जाएगी कॉटन को अम, लाने के लिए, यानी कि महाराष्ट्र गुजरात से यहाँ पे लाने के लिए। सिमिलर गोज इन केस ऑफ फ्रूट फ्रूट प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में एप्पल बहुत अधिक होता है, और यहाँ पे अगर हिमाचल प्रदेश में एप्पल प्रोसेसिंग के प्लांट्स लगें तो वो सक्सेसफुल बिजनेस हो जाएगा। वहीं अगर सेम प्लांट जो है वो साउथ इंडिया में लगाए जाते हैं या महाराष्ट्र या गुजरात में लगाए जाते हैं, तो वो उनका फेलियर का चांसेस ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हम इसी चीज़ को कंट्री वाइज देखें, तो जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल कंट्रीज हैं, यानी समुद्र के बीच द्वीप हैं जिन जो समुद्र से घिरे हुए हैं, वहाँ पे फिशिंग या मैरीन प्रोडक्ट्स का बिजनेस जो है वो अ, किया जा सकता है, उसके लिए वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। वहीं जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो क्रूड ऑयल उत्पन्न करती हैं, यानी कि कच्चा तेल जिसको खनिज तेल बोलते हैं आप, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, सो वो उसके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बढ़िया है। ठीक है। थर्ड इन्वायरमेंट आता है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है कि जो हमारे जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो किस प्रकार से हैं, क्या वो बिजनेस को प्रमोट करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करते हैं या उनको प्रमोट नहीं करते हैं, ये चीज़ हो गई। देन अनदर कंट्रीज होती हैं कि जो फॉर एग्जांपल क्लोज्ड इकोनॉमीज हैं या ओपन इकोनॉमीज हैं। सो क्लोज्ड इकोनॉमी हमें पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट नील होता है। सो वहाँ पे जो है अगर आप इस पर्सपेक्टिव से कोई बिजनेस करता है कि मैं उसको एक्सपोर्ट करूँगा तो उसके लिए लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि एक्सपोर्ट होता ही नहीं है। सो लीगल इन्वायरमेंट यानी कि किसी भी कंट्रीज की जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बिजनेस के लिए, उसको फैसिलिटेट करते हैं या उसको हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, ये लीगल इन्वायरमेंट है। देन हमारा नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जैसे आपको पता है डे टू डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। सो उस हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस हैं, क्या वो सही समय पे सही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं सो दैट वो अपने कंपटीटर्स के साथ compete कर सकें, और क्लाइंट्स के साथ जो है वो उनकी सेटिस्फैक्शन को, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। जैसे अगर हम बात करें होटल इंडस्ट्री की, जो पहले जो बुकिंग्स होती हैं वो होती थी, वो रजिस्टर्ड पे रिजर्वेशन होती थी, या फ़ोन कॉल पे रिजर्वेशंस होती हैं। अब जो है जीडीएस या एमडीएस एटसेट्रा जो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सो वो बुकिंग्स ऑनलाइन हो जाती हैं और सब कुछ जो है कंप्यूटराइज्ड है। सो जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के साथ यानी कि कोऑपरेट करेगा, उसको यूज़ करेगा, उसके साथ साथ चलेगा, उस बिजनेस का सक्सेस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज टोटली रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट आर गोइंग डे बाय डे और इन द रिसेंट टाइम।
नेक्स्ट हम बात करें सोशल इन्वायरमेंट की। सोशल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या रहता है कि जो हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं, यानी कि जो हम जहाँ पे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसकी जो सोसाइटी है उसके एथिक्स और मॉरल्स क्या हैं। यानी कि बिजनेस जो है उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जिसमें जो बिजनेस के एथिक्स हैं, मॉरल्स हैं, उनको ध्यान दिया जाता है, उनके को कंसिडर किया जाता है। ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, यानी फैक्ट्रीज हैं, बिजनेस फैक्ट्रीज हैं, तो उनसे नॉइज होता है। सो नॉइज को कम करने के लिए फैक्ट्रीज के चारों तरफ ग्रीन पेड़ लगाने मैंडेटरी हैं या करने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन मफलर। और ये क्या करता है, जो नॉइज पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करता है। सिमिलरली जो लेदर इंडस्ट्रीज हैं या केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ के लिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बिजनेस की, वो क्या रहती है कि जो भी आपका वेस्ट वाटर है उसको ट्रीटमेंट किया जाए पहले, उसमें से वेस्ट मटेरियल को या हानिकारक जो तत्व हैं उनको फिल्टर किया जाए, तभी जो प्योर पानी होगा, स्वच्छ जल होगा, उसको नदियों में, नालों में बहाया जाए। ठीक है। अब ये बहुत अच्छी तरह से फॉलो नहीं होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो गंगा जी की जो पोल्यूशन है, स्थिति है, जो कानपुर से आगे जब गंगा जी का वर्णन होता है कि वो एक नाले की तरह दिखती है, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्री का वेस्ट जो है, अनट्रीटेड वेस्ट मटेरियल, वो पहुंच जाता है गंगा जी में। ठीक है, जिससे गंगा जी को बहुत नुकसान होता है, उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है उसको नुकसान होता है, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको भी हर्ट होता है। देन नेक्स्ट हम बात करें एजुकेशनल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट की। सो देखो, एजुकेशनल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट से क्या फ़र्क है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, लिटरेट पॉपुलेशन है, अ, वो इन्वायरमेंट का ज़्यादा अच्छा ध्यान रखते हैं एज कंपेयर टू इलिटरेट। अब ये रियलिटी है या नहीं है, वो तो सोचने पे निर्भर है। बेसिकली जब हम लिटरेट की बात करते हैं, एजुकेटेड की बात करते हैं, सो हमारे जो एक अवधारणा बनती है कि ये सही काम करने वाले ही लोग होंगे। ठीक है। अब हम अगर दूसरी चीज देखें तो जो इलिटरेट पॉपुलेशन जहाँ होती है, इलिटरेट पॉपुलेशन जहाँ होती है, उन कंट्रीज में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है। और जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी तो वहाँ बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट बार बार चेंज होती है, उनके अलग अलग बार बार पॉलिसीज बनती हों, या कोई भी रूल्स जो हैं वो, या लॉज जो हैं वो कभी भी चेंज हो जाएं। फॉर एग्जांपल एक बात अगर हम देखें, लेट्स से कि कोई कंट्री है, उसका एक फर्स्ट गवर्नमेंट है जो फॉरेन ट्रेड को प्रेफर करती है, और उसमें बहुत सारा जो है फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे बिजनेस सेटअप हो गए। नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, या वही गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, और जो सेकंड गवर्नमेंट आती है वो इंटरनेशनल ट्रेड के खिलाफ हो जाती है, तो जो बिजनेस यूनिट सेट हुए वो बर्बाद हो गए। ठीक है। सो एजुकेशन एंड कल्चरल इन्वायरमेंट का ये फ़र्क होता है कि जहाँ भी हाई एजुकेशन है और कल्चर, जो एजुकेशनल कल्चर है, यानी कि जो अच्छे बिलीव्स हैं, अच्छा एटीट्यूड है लोगों का, वहाँ पे बिजनेस जो है वो सक्सीड होता है। ठीक है। कल्चरल इन्वायरमेंट, बेसिकली कल्चरल इन्वायरमेंट की जब बात की जाए तो उसमें आता है वैल्यू सिस्टम, जो ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम होता है, जैसे क्लाइंट इज ऑलवेज राइट या जो भी हो। देन जो ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स हैं, कस्टम्स हैं, एथिक्स हैं, गोल्स हैं, ये ये सारी चीज़ें जो है कल्चरल इन्वायरमेंट में आती हैं। वैल्यू सिस्टम, नॉर्म्स, कस्टम्स, एथिक्स, गोल्स, एक्सेट्रा। अब हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करें। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जैसे हमें पता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो है माना जाता है बिजनेस के ग्रोथ के लिए और डाउनफॉल के लिए। जहाँ भी पॉलिटिकल जो फैक्टर है वो, यानी कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक अच्छा होगा, वहाँ बहुत अच्छा बिजनेस जो है वो इन्वायरमेंट बनेगा। और जहाँ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो कमज़ोर होगा, अनस्टेबल होगा, वहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा नहीं होगा। अब हम अगर बात करें, नेक्स्ट बात करें एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की, कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के।
तो देखो इसमें दो प्रकार के आप बात कर सकते हैं, जैसे माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स। तो माइक्रो एलिमेंट्स की बात करें, देखो माइक्रो क्या है जो छोटे स्केल पे होता है, मैक्रो क्या है जो लार्ज स्केल पे होता है। सो माइक्रो जो कंपोनेंट हैं या एलिमेंट्स हैं वो होते हैं हमारे कस्टमर, सप्लायर, मार्केट इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। यानी कि वो सारी चीज़ें जो जिनसे हम डायरेक्टली जो हमारे बिजनेस के से जुड़े हैं, कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं या फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं। ठीक है, इन ये सारी चीज़ें माइक्रो एलिमेंट्स में आती हैं। वहीं अगर दूसरी बात की जाए मैक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो मैक्रो यानी कि जो पूरी कंट्री पे लागू होंगे। ठीक है, जो लार्ज स्केल पे हैं। जैसे अगर हम माइक्रो की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्रूट जूस बनाती है, मान लो एप्पल का जूस, वही एग्जांपल लेते हैं, एप्पल एप्पल का जूस बनाते हैं। तो जो एप्पल के प्रोड्यूसर होंगे या एप्पल के सप्लायर होंगे, वही तो उसके क्लाइंट्स होंगे। ठीक है, वही उसके क्लाइंट्स होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। जो मैंगो का है तो वो उसके लिए नहीं बना। लेकिन जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं वो हर जगह लागू होंगे। तो मैक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे, जैसे इसमें फर्स्ट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक रेगुलेशंस। देन नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है। देन डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगेन तीन चीज़ें आती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी कि जो कानून लॉ बनाते हैं, संसद जिसको हम बोलते हैं, संसद या विधानसभा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और उसके बाद हमारे पास बन जाते हैं जुडिशरी यानी न्यायालय, जो ये सुनिश्चित करता है कि जो लॉ हैं वो ओबे किए गए हों। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट मैक्रो फैक्टर आता है वो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, यानी कि ये रिलेटेड है इंटरनेशनल बिजनेस से। तो होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें काफ़ी बेसिक सा था और थोड़ी सी चीज़ें थी, यानी कि जो फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। इसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो इन्हीं जो एलिमेंट्स हैं। बेसिकली जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की। जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात की जाएगी। चलो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इन केस अगर कोई आपका इनपुट हो, कोई इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके लिख दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।